Good afternoon, students. So in the previous lecture, we have started with the Constitution of India important questions series. So today is part 2 of that particular series. So this was the particularly last question which we discussed in the part 1 video. So for all those who hasn't seen our part 1 video, go check out that, and along with that you can check out the jurisprudence important questions series. So let's start with the another question. This was the last question we were doing, that under Article 21 of the Indian Constitution, which protection are provided? So protection are provided against arbitrary legislative action and arbitrary executive action. So in the MCQ they might give you these two options. They might give you one option plus another option. So I am just telling you both the correct answers. So in case any of these come, so you can write down the correct answer. You can choose the correct option there. So let's start with the another question. So the next question is constitutional amendments. So you can study the Article 368 particularly from the video that we are having in our playlist of the Constitution of India. So there you can find the Constitution amendment related video, and you can study article number 368 where we have discussed various questions in regard to this particular article. So constitution amendments are law or not? This is the question. So constitutional amendments are not laws under article number 13. Right? So the question would come that under article 13 whether constitutional amendment are law or not. The answer is they are not law. They are not calculated as one of the law in article number 13. Right? Next question. Right. So next question is, which article amounts to exception from a rule of equality? Article amounts to exception from rule of equality. Rule of equality means आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन कौन सा आर्टिकल रहेगा? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल नंबर 90. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स, आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया होगा, मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ इसका. आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स क्लासिफिकेशन प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन. ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखिए. अगला क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ पे, या ये होगा, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप उसे पेन डाउन कर लीजिए. क्वेश्चन होगा, विच वुड बी अ वैलिड कंडीशन टू एडजज लीगैलिटी ऑफ आर्टिकल 14. सो कौन सा ऐसा कंडीशन जो है इट विल हेल्प आउट टू जस्टिफाई और जज द लीगैलिटी ऑफ आर्टिकल 14. तो आंसर रहेगा इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एज वेल एज रैशनल रिलेशन. सो आर्टिकल 14 में ही आपको दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे आप आर्टिकल 14 को एडजस्ट कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे आर्टिकल 14 की एप्लीकेशन लीगल थी या नहीं थी. आगे चलेंगे, यहाँ पे अपने केस का नाम लिखूंगी, आपको आर्टिकल का नंबर बताना है. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर. ये केस कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? ठीक है, तो आप केस का नाम लिख लीजिए. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पर्टिकुलर जो केस लॉ है ये किस आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेट करता है. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन उसमें से दे दिया है, वहां पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है. आंसर है 15 का क्लॉज 4. ठीक है,
एक राघवन केस है, एक बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर है। साइटेशन में कंफ्यूज नहीं होगा, अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं उनके केस लॉस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि बैकवर्ड क्लासेस किस आर्टिकल के तहत डिफाइन किया गया है। उस वर्ड को, उस कॉन्सेप्ट को जो है किस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। ये बेसिकली फिलअप का क्वेश्चन है। बैकवर्ड क्लासेस आर डिफाइंड डैश इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसा फिलअप का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। तो आपको बताना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे जैसे कि आर्टिकल 338, 338A, 340 या 325, ये आपके 4 ऑप्शन है मान लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिकल नंबर 340 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बैकवर्ड क्लासेस का, ये वहाँ पे डिफाइन किया गया है, राइट। इसके बाद आपके पास आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड आर्टिकल्स। तो कौन से आर्टिकल्स हैं जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं? 2 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आज से 2-3 साल पहले कॉन्टिन्यूसली 2-3 साइकिल के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक है आर्टिकल नंबर 51A जी, एक है 48A। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास आगे चलेंगे, अगली चीज़ देखेंगे कि इज देयर एनी रेफरेंस ऑफ, इज देयर एनी रेफरेंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या संविधान के अंदर केयर टेकर कॉन्सेप्ट जो है, केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है कि नहीं है? आंसर है नो। कहीं पे भी केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। आगे चलेंगे, अगले 2 क्वेश्चंस वर्बली है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड अंडर, ठीक है, किसके अंदर दिए गए? तो आपको आर्टिकल का नाम पता होना चाहिए। 51A जो है आर्टिकल, उसमें ये दिए गए हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। आगे चलेंगे, वो पूछ सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी के बेस पे कौन से आर्टिकल्स है। तो नीचे आपको हो सकता है स्टेटमेंट्स या पॉइंट्स या MCQ के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स के नाम दिए गए हो, नंबर ना दिया हो, उसमें से आपको पिक करना होगा द करेक्ट एरिया। तो मैं आपको करेक्ट आंसर्स गांधीयन फिलॉसफी रिलेटेड आर्टिकल्स बता देती हूँ। सबसे पहले है प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर्स, फिर है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रमोशन के लिए सरकार ने कुछ वक्त पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन किया हुआ है। वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर के पास ही मिनिस्ट्री जो है इस टाइम पे है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत जो है आर्टिकल 40, ये भी गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी के तहत ही आर्टिकल कैलकुलेट होता है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख रही हूँ उसको यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। वो कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इज फ्रेम्ड टू वर्क एज, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू वर्क एज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में नहीं आया बट अदरवाइज आपको किसी इंटरव्यू के अंदर भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए। अ
a unitary system in emergency. ठीक है, तो ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डेफिनेटली आप जो है पेन डाउन करिए। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, हाँ जी, तो अगर आप चाहते हैं कि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी मैं इसके अंदर करूँ तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो कहता है कि आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एडेड बाय, कौन सी अमेंडमेंट ने इसको ऐड किया? अगेन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, वो है 92nd अमेंडमेंट। बिल्कुल, तो आपको अमेंडमेंट्स याद रखनी होंगी। आगे चलते हैं, वो बात करते हैं ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसने 15% जो है आउट ऑफ टोटल मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कैप लगा दी, और 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे फ्रॉम द टोटल मिनिस्टर्स। सो विच अमेंडमेंट एक्ट fixes the total number of ministers as council of ministers at 15%। ये भी PYQ ही है, आपको ध्यान रखना होगा। आंसर है 91st अमेंडमेंट। ठीक है, आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। अब पूछते हैं गवर्नर के ऑफिस का आर्टिकल कौन सा है? PYQ, ऑफिस ऑफ गवर्नर आर्टिकल, ये भी एक PYQ रह चुका है। ठीक है, आंसर है आर्टिकल नंबर 153, गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, मनी बिल, मनी बिल का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। आंसर है आर्टिकल नंबर 110। ठीक है, ये सारे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि अगर किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है हम लोगों ने, तो फिर किसकी रिकमेंडेशन? पार्लियामेंट को ज़रूरी है। यानी पार्लियामेंट ने जब वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है तो पहली रिकमेंडेशन फॉर द अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके थ्रू की जाएगी? करेक्ट आंसर है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस स्टेट की काउंसिल ने अबॉलिश होना, उस स्टेट के अंदर वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली पहले एक मता पास करेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी, पार्लियामेंट को रेकमेंड करेगी, उसके बाद ही अबॉलिशन का प्रोसेस जो है वो वहाँ पे स्टार्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर है वुड बी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट। इस टाइम इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर, यानी 6 स्टेट्स के अंदर ही आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगा। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर और स्टेट। लेजिस्लेटिव रिलेशंस कौन से पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक्सप्लेन किया गया है बिटवीन सेंटर और स्टेट? तो आंसर है पार्ट नंबर 11 यानी 11 नंबर। अब आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर है 280। 280 पे फाइनेंस कमीशन आपको मिल जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो आप लोगों की। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ जी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्यूट्स रिगार्ड इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट आप लोगों को लेके जाना है तो कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाय हू? ठीक है, दिस वुड बी द क्वेश्चन। आंसर है यहाँ पे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट
नेक्स्ट आगे चलेंगे, कौन सी मोशन अगर पास हो जाए इट वुड लीड टू डिफीट ऑफ द करंट गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। फॉलोइंग मोशंस इफ पास्ड, ठीक है, will lead to defeat of a government, will lead to defeat of गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट में केंद्र की सरकार है वो गिर जाएगी अगर ये पर्टिकुलर जो मोशन है वो पास हो जाए। इसका करेक्ट आंसर है, दो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर है ए सेंशन, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है कट मोशन। तो करेक्ट आंसर है कट मोशन। अगर कट मोशन जो है वो आपका पास हो जाता है तो सरकार जो है वो गिर जाएगी वहां पे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कहते हैं कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है बट गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट के पास पावर वो वाली नहीं है। तो ऐसी कौन सी पावर है जो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, वो गवर्नर्स के पास, राज्यपाल के पास अवेलेबल नहीं होती है। हाँ जी, powers enjoyed by President of India, ठीक है, but not by governors of states, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक है, प्लस pardoning, death sentence, प्लस मिलिट्री पावर। ये तीनों पावर एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, गवर्नर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट नहीं होती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपके पास कि कब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, व्हेन Supreme Court cannot exercise advisory or appellate jurisdiction, कब वो एक्सरसाइज नहीं करते? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है unless at least there are 5 जजेस टू एक्ट। जब तक 5 जजेस की बेंच नहीं होगी तब तक आप एपीलेट या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए जो है अपनी पावर यूज सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो देयर हैज टू बी एट लीस्ट 5 जजेस इन ऑर्डर टू एक्ट फॉर एन एडवाइजरी और एन एपीलेट जुरिस्डिक्शन, राइट। So what is the retirement age of a high court judge? The correct answer is 62 years. 62 years में वो रिटायर हो जाते हैं। So students, this was few of the important questions in regard to the Constitution of India. अगर आपको पार्ट 1 या 2 पसंद आए तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम इसका पार्ट 3 भी डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेके आएंगे। अगर आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, बट हम आपके आंसर्स का डेफिनेटली वेट करेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पार्ट 3 लेके आना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आज की वीडियो को लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज ही हमारे चैनल जीके लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। विल सी यू नेक्स्ट विद अनदर वीडियो।